रात के 12 बजे घर आना रुद्र के लिए आम बात थी। उसकी लाइफ में काम से ज़रूरी कुछ नहीं था, न वक्त पर आने की खबर, न जाने की और न खाने की। आज तक रुद्र का इंतज़ार करने, उसे रोकने का या हक जताने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो ऐसा था। रुद्र एक मेल को चेक करते हुए हॉल से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। तभी चलते चलते उसकी नज़र सीढ़ियों के साइड में खड़े बड़े से सिग्नल सोफे पर सोई हुई अन्या पर जाती है। अन्या रुद्र का इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। रुद्र अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखता है, फिर अपने कदम अन्या की तरफ बढ़ा देता है। अन्या के साइड में बड़ा सा लैंप था, जिसमें से पीली रोशनी अन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चांद जैसा चेहरा उस रोशनी में सोने जैसा दमक रहा था। रुद्र उसके करीब आकर एक पल के लिए उसमें खो सा जाता है। अन्या अपने हाथ पर सिर रख के सो रही थी। बाल की एक लट बार बार अन्या के गाल को सहलाते हुए छूकर उसके गुलाबी होठ को छू रही थी। रुद्र की नज़र भी उस पर ही फिसल रही थी। वो बहकने ही वाला था, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल करके अन्या की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। फिर एक गहरी सांस लेकर जैसे ही जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ता है, तब उसकी नज़र एक बार फिर से सोई हुई अन्या के मासूम चेहरे पर चली जाती है। रुद्र वापस से अन्या के पास आता है और उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके लिए अन्या का वजन रुई जैसा था। वैसे रुद्र के कंधे पर चोट थी जो अब तक भारी नहीं थी, लेकिन उसको इस बात का अलम भी नहीं था। उसका वो दर्द अन्या के करीब होने की फीलिंग से काफ़ी छोटा था। रुद्र अन्या को बिना देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। अन्या इन सब बातों से बेखबर रुद्र की बाहों से सुकून से सो रही थी। रुद्र सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि अन्या अपना सिर नींद में ही रुद्र के सीने में छुपाने लगी। उससे नाक होड़ जैसी ही रुद्र के सीनों को छूते उसकी पकड़ अन्या पर जोर और मजबूत हो जाती। अन्या के ऐसे छूने पर उसे एक अलग सी फीलिंग होने लगी थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाकर जल्दी से कमरे में आता है और अन्या को बेड पर आराम से लिटा देता है। पर वो जैसे ही उठने को होता है कि अन्या उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। ये देखकर रुद्र रुक जाता है। उसकी नज़र अन्या के चेहरे पर जाती है। वो उसके बगल में बैठकर अन्या के मासूम चेहरे को देखने लगता है। रुद्र के हाथ खुद ब खुद अन्या के सिर को पकड़ लेते हैं और वो अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगता है। रुद्र अन्या को देख मन में कहता है, ऐसा क्या होता जा रहा है मुझे? तुम्हें कितना भी देखूं, मेरा मन क्यों नहीं भरता? जब ये रिश्ता है ही नहीं तो क्या है जो खींच रहा है मुझे तुम्हारे पास? मैं न चाहते हुए भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ये बोलकर रुद्र अपनी आंखें बंद करता है। उसे अपनी वो पुरानी कड़वी बातें याद आती हैं, जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता। ये सब याद करके रुद्र का मन कड़वा हो जाता है। वो खुद से कहता है, सब एक जैसे हैं, वक्त पर साथ छोड़ देते हैं। तुम भी होगी उनमें से, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं अपने दिल दिमाग से ये सारी फिजूल की बातें निकाल दूँ। मैं जितना दूर रहूँगा तुमसे, उतना ही तुमसे फ़र्क कम पड़ेगा। इतना बोलकर वो अपना हाथ खींचने लगता है, पर अन्या उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और अपने सीने में छुपा लेती है। रुद्र ये देखकर अन्या पर थोड़ा चिढ़ जाता है। वो जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी उसको एहसास होता है कि उसका हाथ अन्या की बॉडी से टच हो रहा है। वो हड़बड़ाते हुए झटके से अपना हाथ खींच लेता है, जिससे अन्या नींद में कुनकुनाते हुए वापस पलटकर सो जाती है। पर वहीं बेटे रुद्र का बुरा हाल था। वो अफोर्डनेस, एम्ब्रेसमेंट, सेंस जैसी कहीं फीलिंग जूझ रहा था। सुबह का वक्त, अन्या पूरे बेड में फैलकर सो रही थी। उसे वो काफ़ी वक्त के बाद यूँ बेड पर आराम से सोने का मौका मिला था। अन्या पूरे बेड पर अपनी बाहें फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और एक नज़र सीलिंग को देकर उड़ती है। तभी अन्या को एहसास होता है कि वो बेड पर है, तो हड़बड़ाते उठकर एक नज़र पूरे कमरे में देखती है, लेकिन रुद्र उसे कहीं नहीं दिखा। ये देखकर वो चैन की सांस लेते हुए सोचती है कि वो यहाँ बेड पर कैसे आई। वो तो रुद्र का इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार करते करते नीचे सोफे पर ही सो गई थी। ये सब याद करते हुए अन्या दिमाग में 1000 सवाल पूछते हुए खुद को कहती है, मैं यहाँ बेड पर कैसे आई? मैं तो नीचे रुद्र का वेट कर रही थी, लेकिन रुद्र कहाँ है? क्या वो कल रात घर नहीं आए? फिर वो खुद ही जवाब देते हुए कहती हैं, अगर आता वो तो वो अकड़ू राहित चौहान तुम्हें बेड पर सोने देता, वो तो तुम्हें लात मारकर कमरे से बाहर कर देता।
पर मैं यहाँ कैसे? रुद्र तो ला नहीं सकते तो फिर? अन्या ऐसे ही सवाल खुद से करते हैं। तभी नज़र घड़ी पर जाती है। वो हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहती है, क्या करती है अन्या तू? इतना कोई सोता है? अब लेट हो गई ना, वहाँ सब नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जल्दी कर। इतना बोल वो वॉशरूम का डोर खोलती हैं, पर अपने सामने रुद्र को बिना कपड़ों के देखकर चिल्लाते हुए पीछे पलटकर जल्दी से कहती हैं, आहा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता था आप वॉशरूम में हैं। मैंने डोर नॉक किया ना आपने लॉक किया। फिर भी सॉरी, गलती मेरी ही होगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। मैं आगे से आपको ऐसे नहीं देखूंगी। मेरा मतलब वो नहीं, मतलब ये है कि वो नहीं। रुद्र को अपने सामने ऐसे नेक्ड देखकर अन्या काफ़ी डर गई थी। अब वो उस पर गुस्सा करेगा, इसीलिए अन्या हड़बड़ाहट में कुछ भी कह रही थी। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कह रही है। वहीं रुद्र अन्या के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पीछे देखता है। उसने अभी अभी अपना शावर ख़त्म किया था। उसके बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थी। वो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था और अन्या की बकवास एक बो उठाकर सुन रहा था। वो वेट कर रहा था कि अन्या रुके तो वो कुछ कहे, लेकिन रुद्र के डर से अन्या कुछ न कुछ उटपटांग बोले ही जा रही थी और सॉरी का तो उसने माला ही बना ली थी। रुद्र इरिटेट होते हुए आगे बढ़ता है और उसकी कमर पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। फिर अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखकर उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हो? रुद्र आखिर कब तक कंट्रोल करेगा अपनी फीलिंग को? कौन सी है वो कड़वी यादें जो उसे अन्या के पास जाने से रोकती हैं? रुद्र और अन्या वॉशरूम में थे। रुद्र अपना एक हाथ अन्या की कमर पर और दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करवाते हुए कहता है। अन्या की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन रुद्र की ठंडी सांसें वो खुद पर साफ महसूस कर रही थी। इससे उसे साफ साफ पता चल रहा था कि रुद्र के कितने करीब खड़ा है। कुछ देर बाद अन्या अपनी एक आंख धीरे से खोलकर अपने सामने खड़े रुद्र को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। यह देखकर अन्या अपनी आंखें वापस से बंद कर लेती है। फिर रुद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र का पूरा ध्यान अन्या के चेहरे पर था, इसीलिए उसकी पकड़ अन्या पर ढीली पड़ गई। इसी का फ़ायदा उठाकर अन्या जल्दी से खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करके जाने लगी, लेकिन तेज चलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरती उससे पहले रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अन्या सीधे उसके सीने से लग जाती है। अन्या का एक हाथ रुद्र के सीने पर था, वहीं दूसरा उसकी पीठ पर था। वो जब रुद्र को खुद के पास महसूस करती है तो धीरे से अपना सिर उठाकर रुद्र के चेहरे की तरफ देखती है। दोनों की नज़रें आपस में टकराती हैं। अन्या का बैलेंस बिगड़ने की वजह से शायद उसके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वो अपना एक पैर उठाकर दर्द से करा रही थी। इससे ठीक से खड़ा नहीं हो जा रहा था, चलना तो दूर की बात ही। रुद्र बिना किसी भाव के शांति से सब देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र अन्या के दर्द भरे चेहरे पर पड़ी तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो बिना कुछ कहे जल्दी से उसको अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकाल जाता है। अन्या रुद्र की इस हरकत से हैरान हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतार दो। अन्या के बार बार कहने पर रुद्र अपनी आंखें नीची करके उसे देखता है, जिससे अन्या की पलकें झुक जाती हैं और इसी साथ वो अब बोलना भी बंद कर देती है। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को आराम से बेड पे बिठाता है। अन्या अपने पैरों को छूकर देखा तो उस जगह पर सेलिंग होने लगी थी। रुद्र उसके पैर को देखता है, फिर अपने कमरे के इंटरकॉम से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, मेडिकल किट एंड आइस पैक मेरे रूम में फ़ौरन लेकर आओ। इतना बोलने के बाद वो फ़ोन रखकर वार्डरोब की ओर बढ़ जाता है। एक नौकर सारा सामान लेकर जल्दी से रुद्र के कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है। अन्या की परमिशन पर वो अंदर आकर अन्या को सारा सामान देते हुए कहता है, एनीथिंग एलाइस मैम? अन्या नामे सिर हिलाते हुए आइस पैक लेकर अपने पैर पर रखने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। ज़्यादा कोशिश करने पर उसे काफ़ी दर्द होने लगा। वहीं वो नौकर अन्या को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर कहता है, मैम आप ये हमें दे दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उस नौकर के ऐसे बोलने पर अन्या उसकी तरफ देखती है। वो नौकर एक 20 साल का लड़का था। पिता की अचानक मौत होने की वजह से उसे काफ़ी कम उम्र में ही काम करना पड़ रहा था। वो लड़का चौहान मैंसन में 1 साल से काम कर रहा था। काम में मेहनती और काफ़ी भरोसेमंद आदमी था।
अन्या उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन वो इस चीज़ में उसकी हेल्प लेने से सकुचा रही थी। आखिर कुछ भी हो, वो कैसे किसी को ऐसे अपने पैर छूने दे सकती थी। इसीलिए वो मना करते हुए कहती हैं, नहीं नहीं मुन्ना, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोल अन्या फिर से अपने पैरों पर पैक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता है और फिर ज़बरदस्ती कोशिश करते पर वो दर्द से करार उठती है। मुन्ना अपनी मैम को ऐसे स्ट्रगल करते देख कहता है, मैम लाइए मैं कर देता हूँ, आपके ऐसा करने से दर्द और बढ़ जाएगा। अन्या से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा साफ झलक रही थी। वो अपने लाचार नज़रों से मुन्ना को देख हार मान लेती है। उसे मुन्ना की हेल्प लेनी ही पड़ी। घर में कोई फीमेल स्टाफ था ही नहीं, ना ही कोई फीमेल मेंबर था सिवाय उसके। अन्या बेबस नज़रों से मुन्ना को देख हाँ में सिर हिला देती है और आइस पैक उसकी तरफ बढ़ा देती है। मुन्ना जैसे ही आगे बढ़कर वो आइस पैक लेने ही वाला था, तभी कोई उससे पहले आकर अन्या के हाथ से वो पैक लेकर दोबारा मुन्ना को घूरने लगता है। वो रुद्र था, जो अभी अभी क्लोसेट से अपने कपड़े पहनकर बाहर आया था। तभी उसने मुन्ना की बात सुनी तो उसकी भावें तन गई, पर जब अन्या ने आइस पैक मुन्ना की ओर बढ़ाया तो रुद्र को न जाने क्यों गुस्सा आने लगा। रुद्र को सामने देख मुन्ना डर के मारे अपनी नज़रें झुकाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र उसको वहाँ खड़ा देख के अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, तुम जा सकते हो और दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो आइस पैक लेकर अन्या के पास बेड पर आ जाता है। रुद्र की आवाज़ अब तक मुन्ना के कानों में गूंज रही थी। वो डर से कांपते हुए वहाँ से अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर जल्दी से बाहर की ओर चल देता है। तभी अन्या उसे रोकते हुए कहती है, मुन्ना रुको। अन्या के ऐसे बोलने पर रुद्र की भौहें चढ़ जाती हैं। मुन्ना जल्दी से पलटकर अपना सिर झुकाए सहमी आवाज़ में कहता है, जी जी मैम। अन्या उससे कहती है, मुन्ना सैफ से कह देना दादाजी को आज लाइट फूड देना है, वो अपना नाश्ता कमरे में ही करेंगे तो उन्हें वहीं दे देना और खाने से पहले उनकी दवाई देनी है। मैंने सब कुछ अरेंज करके उनके कमरे की राइट डोर में रखा है। तुम्हें आज के दिन के हिसाब से मेडिकल निकालनी है। और हाँ, रेहान को आज प्रोटीन शेक बिल्कुल मत देना। अगर जिद करे तो बोलना कि मैंने मना किया है। शेक की जगह उसे फ्रेश जूस देना। और हाँ, तविश को कह देना कि वो अपना असाइनमेंट याद से लेकर जाए। आज सबमिट करने का आखिरी दिन है और आज डैड वापस आ रहे हैं, तो ठीक 10 बजे ड्राइवर को बोल देना कि उन्हें याद से लेने पहुंच जाए। ऐसे ही अन्या मुन्ना को घर के हर इंसान की ज़रूरत की छोटी से छोटी बातें बता रही थी ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अन्या सब कुछ बताकर मुन्ना को जाने को कहते हैं। मुन्ना भी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है क्योंकि रुद्र की प्रेसनेंस उसे काफ़ी डरा रही थी। रुद्र अन्या को ही देख रहा था। आखिर खुद के दर्द के बारे में न सोचकर वो अब भी घर के लोगों के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। मुन्ना के जाने के बाद रुद्र अन्या के पैर के पास बैठकर आइस पैक लेकर जैसे ही उसके पैर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो अन्या जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, नहीं आप रहने दे, मैं खुद कर लूँगी। अन्या के इतना बोलते ही रुद्र उसे गुस्से में देखने लगता है, जिससे अन्या सहमी हुई अपनी नज़रें झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। रुद्र के दिमाग में अभी भी अन्या का मुन्ना को आइस पैक पकड़ाना ही चल रहा था। वो खुद से ही कहता है, आखिर ये लड़की एक गैर आदमी को ऐसे छूने की इजाज़त दे सकती है, जबकि वह मुझसे कह सकती थी मैं तो उसका पति हूँ। यह सब सोते रुद्र अन्या के पैर पर आइस पैक लगाने लगता है। उसने अन्या से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो उससे काफ़ी खफा था। आज रुद्र ने अनजाने में ही सही खुद को अन्या का पति माना था, जिसका उसे खुद को इल्म नहीं था। कुछ पल में अन्या को आराम हुआ तो वो वहीं लेटे लेटे सो गई। रुद्र अन्या को ब्लैंकेट से कवर करके अपना फ़ोन लेकर बालकनी में आ गया और अमन को कॉल करके कहता है, अमन आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा, आज की जितनी भी मीटिंग है उसे कैंसिल कर दो और साथ ही मैंने जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट मुझे मेल कर दो। रिवान को कह देना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर रुद्र जल्दी से फ़ोन काट देता है। फिर कमरे में सोई हुई अन्या को देखकर बाहर चला जाता है। सब नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके थे। रुद्र भी शांति से वहां आकर बैठ गया। रेहान उसे देखकर आश्चर्य से कहता है, भाई आप अब तक तैयार नहीं हुए, आपको आज ऑफिस नहीं जाना। रुद्र उससे कुछ नहीं बोलता तो रेहान मुंह बनाकर कहता है, आप ना हर बात पर मुझे इग्नोर करते हो, आपसे अच्छी तो मेरी भाभी है, एटलीस्ट वो मेरी बात तो सुनती है। इतना बोल रेहान जोर से चिल्लाने लगा, भाभी भाभी आप कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। आज नाश्ते में क्या है?
रेहान की नज़र किचन एरिया की तरफ थी, लेकिन उसने वहाँ से अन्या की जगह सर्वेंट को आता देखा। पूछता है, भाभी कहाँ है? भाभी भाभी, रेहान कैसे चिल्लाने पर रुद्र इरिटेट होते हुए कहता है, वो नीचे नहीं आएगी, उसके पैर में मोच आई है। इतना सुनते ही सब हैरान होकर रुद्र को देखने लगे, लेकिन रुद्र परेशान होकर कहता है, रेहान परेशान होकर कहता है, और आप मुझे अब बता रहे हो भाई? मैं भाभी को देकर आता हूँ। रेहान के साथ साथ वहाँ बैठे सभी अपनी जगह से उठ जाते हैं। सबके चेहरे पर अन्या के लिए फिक्र साफ देखी जा रही थी। रेहान जैसे ही जाने वाला होता है कि रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी कर्कश आवाज़ में कहता है, वो ठीक है और सो रही हैं, तुम बाद में चले जाना, अभी नाश्ता करो। रुद्र के ऐसे कहने पर रेहान कुछ नहीं कह पाया। उसे रुद्र के लहजे में एक वार्निंग साफ दिख रही थी, इसीलिए वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सब वापस बैठकर नाश्ता करते हैं लगते हैं। अबे रुद्र को देखकर पूछता है, वैसे भाभी को चोट लगी कैसे? तू कहाँ था उस वक्त? अबे कैसे कहने पर रुद्र के खाना पकड़ते हुए हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि उसे वापस से अपने और अन्या के बीच के पल याद आने लगते हैं। उसने अन्या की खुशबू, उसके चेहरे की मासूमियत, उसके होठ को छूना, सब याद आने लगता है। ये सब याद करके रुद्र को स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू करके बिना किसी भाव से कहता है, मुझे नहीं पता। रुद्र का सीधा सपाट जवाब सुनकर किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो लोग जानते थे, जब रुद्र को कोई बात टालनी होती है तो वो ऐसा ही करता है। तभी वहाँ जियान आता है और रुद्र को एक फ़ाइल देते हुए कहता है, बॉस सारी तैयारी हो चुकी है और ये फ़ाइल अमन ने भेजी है आपके साइन के लिए। जियान की बात सुन रुद्र अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर वो फाइल लेकर पढ़ने लगता है। तभी शोरे के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी शरारती लहजे में कहता है, ओहो, लगता है कोई अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। हाय क्या प्यार है। शोरे के ऐसे कहने पर रुद्र का हाथ साइन करते हुए रुक जाता है। वो शोरे को घूरते हुए देखता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद सब चैन की सांस लेकर शोरे की बात पर हंसने लगते हैं। तभी अबे मुस्कुराते हुए कहता है, ये रुद्र बिना कहने को तो भाभी को कुछ नहीं मानता, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। वरना जो इंसान 102 डिग्री बुखार में भी ऑफिस जाना नहीं भूलता, आज वो भाभी की छोटी सी मोच के कारण घर पर रुका है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अबे की बात सुनकर सब मुस्कुराए। तभी तविस कहता है, भाई आई विश रुद्र भाई को इस बात का जल्द ही एहसास हो जाए। सब एक साथ अपने लिए मन ही मन दुआ करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रुद्र सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। अन्या नाश्ता और दवा लेकर वापस सो चुकी थी। रुद्र का फ़ोन बजता है। समायरा का कॉल देकर उसका फ़ोन काट देता है, लेकिन समायरा उसे लगातार फ़ोन करती रहती है, जिससे वो इरिटेट होते हुए लैपटॉप साइड में रखकर फिर फ़ोन उठाकर खिड़की के पास आ जाता है और अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है, हेलो। क्यों रुद्र आज ऑफिस ना आकर घर पर ही है, जबकि वो अन्या को अपनी पत्नी ही नहीं मानता। रुद्र के फ़ोन न उठाने पर समायरा का पैटनिक जवाब दे चुका था। वो भड़कते हुए कहती है, रुद्र तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे डैड के साथ? तुमने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, तुम्हें पता है? इसकी वजह से मीडिया से लेकर बिजनेस वर्ल्ड में डैडी की रेपुटेशन कितनी ख़राब हो गई है, वो कितनी टेंशन में आ गए हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? समायरा की बात सुन रुद्र बिना किसी भाव के सपाट लहजे में कहता है, प्रोजेक्ट कैंसिल करने का रीज़न मिस्टर मेहरा की गलती है और ये बात उन्हें अच्छे से पता है, सो डोंट ब्लेम मी। रुद्र के ऐसा कहने पर समायरा घबरा जाती है। वो अपना लहजा ठीक करते हुए नरमी से कहती है, रुद्र मेरी बात सुनो, डैड की एक छोटी सी गलती को तुम माफ़ कर ही सकते हो। प्लीज़ उनके साथ ऐसा मत करो, उनकी बदनामी होगी। इनफैक्ट फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट मिलने में प्रॉब्लम होगी। प्लीज़ रुद्र हमारी दोस्ती की खातिर एक मौका दे दो, उन्हें माफ़ कर दो। समायरा की बात सुनकर रुद्र अब भी वैसे ही सपाट लहजे में बोलता है, रुद्र राय चौहान मौका भी उसी को देता है जो उसके लायक हो, और बिजनेस में न दोस्ती न रिश्ता मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। बेहतर होगा कि मुझसे भीख मांगने की जगह अपने डैड की इज्जत कैसे बचानी है वो सोचो। इतना बोलकर वो फ़ोन काट कर देता है। समायरा फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहती है, हेलो हेलो रुद्र मेरी बात तो सुनो। लेकिन फ़ोन कट चुका था। वो गुस्से में अपना फ़ोन ज़ोर से पटक देती है, फिर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचते हुए कहती हैं, आह ये रुद्र
ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तो तुम मेरा प्यार नहीं जिद बन चुके हो। बहुत सती सावित्री बनकर कर लिया। नाउ आई वॉन्ट टू यू बी हक और कर। एक बार तुम मेरे हो गए तो तुम्हारी हर चीज़ भी मेरी होगी और साथ ही मेरे डैड की इज्जत भी वापस आ जाएगी। तब मैं सबको बताऊंगी आखिर समायरा रुद्र चौहान क्या चीज़ है। ये बोलते हुए समायरा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं रुद्र अपना फ़ोन काटकर अमन को गुड जॉब का मैसेज करके जैसे ही पलटता है उसकी नज़र सीधा बेड पर लेटी अन्या की नज़रों से मिलती है। अन्या जाग चुकी थी और उसने समायरा और रुद्र की बातें सुन ली थी। रुद्र ने जो भी किया शायद अन्या की उस दिन की बेइज्जती करने के कारण ही किया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन रुद्र जल्दी ही अपनी नज़रें फेर कर वापस से सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ा देता है। अन्या अभी भी रुद्र को देखकर अपनी ही सोच में गुम थी। उसे रुद्र का केयर करना, उसका यूं करीब आना, अपनी बाहों में उठाना, उसका यूं देखना, न जाने क्यों उसको ये सब काफ़ी अच्छा लगने लगा था। शायद ही उसके डैड और भाई के सिवा किसी ने उसे इतना सेफ और प्रोटेक्टिव फील करवाया था। अन्या अपनी नज़रें फेर कर एक नज़र अपने पाँव को देखती है, फिर धीरे धीरे बेड से उठती है। दर्द तो था लेकिन इतना नहीं कि वो चल ना सके। वो धीरे धीरे कदमों से वॉशरूम चली जाती है। वहीं रुद्र अपनी तिरछी नज़रों से अन्या को ही देखता रहता है। उसे अन्या की फिक्र तो थी लेकिन जताना नहीं चाहता था। कुछ देर में अन्या फ्रेश होकर वापस से बेड पर आ गई। तभी कमरे में एक नौकर अन्या का लंच लेकर आता है। अन्या लंच देखकर हैरान नज़रों से उसे देखती है क्योंकि उसने तो अभी तक किसी को कुछ कहा ही नहीं था। नौकर चुपचाप खाना रखकर वहाँ से चला जाता है। अन्या रुद्र की तरफ देखती है जो अपने काम में लगा था। अन्या को मन ही मन रुद्र का ये स्वीट गेट नेचर अच्छा लगा। उसका बिना जताए फिक्र करने की वजह से उसके दिल में उसके लिए कुछ कुछ होने लगा था। वो खाना खाते हुए रुद्र को ही देख रही थी लेकिन रुद्र ने अब तक उसे नहीं देखा था। अन्या अपना खाना फिनिश करके वापस से लेट गई। उसकी नज़र बार बार रुद्र के चेहरे पर थी ही फिसल रही थी। उसके चेहरे की गंभीरता उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। अन्या की नज़र को हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रुद्र को अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो वो अपनी नज़रें उठाकर अन्या की ओर देखता है। अन्या रुद्र के ऐसे देखने पर अपनी ही हरकतों पर झेप जाती है और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। फिर अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या? ये अकड़ू राई चौहान को ऐसे लाचारी नज़रों से क्यों देख रही है? क्या सोचेगा वो तेरे बारे में? रुद्र वापस से अपने कामों में लग गया था पर अन्या वहीं बेड पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो मुंह बनाते हुए कहती है, कैसा इंसान है, लगातार 3 घंटे से सिर्फ काम ही कर रहा है। मैंने तो इसे आज तक सिर्फ काम ही करते हुए देखा है। मैंने तो इसे आज तक किसी काम के अलावा कोई बात करते भी नहीं देखा। इस काम की मशीन के साथ कैसे गुजरेगी मेरे 11 महीने? उफ। ऐसे बोलते हुए अन्या एक ठंडी आह भरकर रुद्र को देखती है। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रेहान तभी इस कमरे में आते हैं। रेहान अन्या के पास आकर फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाभी आप ठीक हो? आपका ध्यान कहाँ था? आपको चोट लगी कैसे? अन्या उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेकार में चिंता कर रहे हो रेहान, ये छोटी सी मोच है। रेहान बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अन्या के साइड में बैठकर उसे साइड हक करते हुए कहता है, क्या भाभी आपको चोट लगी? आपने मुझे बताया ही नहीं। भाई ने बताया, मैं आपसे मिलने आना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे आने भी नहीं दिया। ये बोलते हुए वो रुद्र को देख रहा था जो अपने काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब उसका ध्यान उनकी बातों पर ही जा रहा था। अन्या उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अन्या के प्यार से कहने पर रेहान भी मान जाता है। तविस और रेहान अन्या से कुछ देर बातें करके वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जब तक रेहान और तविस थे रुद्र का दिल और दिमाग उधर ही लगे थे। वो एक पल भी अपना काम नहीं कर पाया। उसे खुद के भाई से जलन ही सी होने लगी थी। उसकी नज़र अन्या पर जाती है जिसके होठों पर प्यारी मुस्कान थी जो रुद्र ने कभी भी खुद के लिए नहीं देखी थी। ये सारी बातें न जाने क्यों उसके दिमाग में घूम रही थी। उसको अब अन्या की हर हरकत से फ़र्क जो पड़ने लगा था लेकिन बेचारे को जाहिर करना नहीं आता था, इसीलिए सब उसके अंदर ही दबकर रह जाता था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अन्या बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रुद्र और अन्या रहते तो एक ही कमरे में थे लेकिन उनके बीच कुछ बातें ही होती थी। रुद्र अपने अकड़ में कुछ नहीं कहता।
और अन्या को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। खामोशी में दिन बीते रहे थे, पर पता नहीं कब तक। सुबह का वक्त, रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी अन्या वॉशरूम से नहाकर निकलती है। इस वक्त वो अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। आज अन्या ने फ्लावर प्रिंट की येलो कलर की साड़ी के साथ फुल स्लीव पिंक ब्लाउज पहना था, जिसका पीछे का गला काफ़ी डीप था। अन्या कुछ परेशान सी बाथरूम से निकलती है और सीधा मिरर के सामने आ जाती है। वहीं साइड में रुद्र अमन से किसी मैटर पे बात कर रहा था। अन्या अपने गीले बालों को झटकती है, फिर जिसे कुछ बूंदें सीधा रुद्र के चेहरे पर गिरती हैं। रुद्र पानी की बूंदें देखकर पीछे पलटकर देखता है तो उसकी नज़र अन्या की खुली पीठ पर टिक जाती है। उसके गोरे रंग के पीठ पर कुछ पानी की बूंदें उसके गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर फिसल रही थी। रुद्र उसे देख कहीं खो सा जाता है। उधर अमन फ़ोन पर पागलों की तरह रुद्र से कुछ कह रहा था, लेकिन रुद्र ने उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। जब अमन को रियलाइज़ होता है तो फ़ोन पर थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, हेलो हेलो सर, जिससे रुद्र का ध्यान अमन पर जाता है। वो अपना सिर झटकते हुए हड़बड़ाकर कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अन्या अन्या नाम सुनकर अमन आश्चर्य से कहता है, सर अमन। रुद्र खुद ही बात पर झेप जाता है और जल्दी से कड़क लहजे में कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, जो काम दिया है उस पर ध्यान दो। इतना बोलकर रुद्र फ़ोन काट देता है। अमन हैरानी से अपने फ़ोन को देखकर कहता है, अब बॉस को क्या हो गया है, कभी तो ठीक थे। इतना बोलकर अमन वापस से अपने काम में लग जाता है। वही रुद्र जल्दी से अपना कोट उठाकर बिना अन्या से नज़रें मिलाए जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से अन्या की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। जी सुने। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र के कदम रुक तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। रुद्र को रुका देख अन्या जल्दी से उसके पास आकर अपनी नज़रें झुकाए हिचकिचाती हुई कहती है, वो मुझे आपसे कुछ चाहिए, मतलब मेरा है कि। इतना बोल वो जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर रुद्र को देखती हैं तो रुद्र बिना किसी भाव के कहता है, जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। रुद्र का ऐसा कहना अन्या को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसके नेचर से अब कुछ वाकिफ़ हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी से कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो कुछ ज़रूरी चीज़ लेनी थी। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र उसे देखता है और जल्दी से अपने वॉलेट में से 2 कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो, इससे जो लेना है ले लो, तुम्हारी हैसियत से तो कहीं ज़्यादा लिमिट है, लेकिन अगर कम पड़े तो बता देना और मिल जाएंगे। अन्या को रुद्र की बातें काफ़ी बुरी लगी, लेकिन ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो सीधे लफ्ज़ों में कहती है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास रखें, मुझे बस 2000 रुपये दे दे, वही काफ़ी है मेरे लिए। अन्या के ये कहने पर रुद्र अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में इतनी भोली हो या मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? तुम्हें पता है इन कार्ड की लिमिट क्या है? इस एक कार्ड से तुम जैसी मैं 50 खरीद सकता हूँ। ये बोलते हुए रुद्र आगे बढ़ रहा था तो वहीं अन्या पीछे खिसकती हुई दीवार से जाकर लगी थी। रुद्र ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा था। वो रुद्र की बात सुन उसकी आंखों में देख बिना किसी हिचक के कहती है, तो खरीद ले, पर हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आपके पास पैसे हैं जिसकी आपको कदर नहीं है, लेकिन मुझे है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो आपसे पैसे कभी नहीं मांगती। इतना बोलकर वो अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र को अन्या की बात पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने वार्डरोब रूम में चला जाता है और वहाँ के लॉकर से नोटों की गड्डियाँ उठाकर अन्या के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो, ज़रूरत से ज़्यादा भीख देना रुद्र राय चौहान की आदत है। इतना बोलकर वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसने अन्या से ऐसी बातें क्यों की। शायद अपने बढ़ते जज्बातों को ख़त्म करने के लिए वो घर से निकलकर अपनी कार में बैठकर गहरी सांस लेता है, फिर अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसके जहन में अब भी अन्या का चेहरा था, जिससे वो रुद्र परेशान सा हो गया था। वो गुस्से में अपना हाथ सीट पर मारते हुए मन में कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। बस कुछ महीने और, उसके बाद मैं खुद तुम्हें अपनी ज़िंदगी और घर से बाहर निकाल कर फेंकूँगा। फिर वो रिवान को फ़ोन करके कहता है, रिवान, काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, मुझे उस आदमी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हुए देखना है, समझे। इतना बोल रुद्र फ़ोन गुस्से में काट देता है और अमन लैपटॉप निकालकर काम में बिजी हो जाता है। वहीं अन्या अब तक अपने हाथों में लिए पैसों को घूर रही थी। उसे वो नोट खुद की इज्जत पर एक तमाचे जैसे लग रहे थे, लेकिन वो खुद को मजबूर कर रही थी।
जल्दी से नीचे चली जाती हैं और घर के सारे काम निपटाकर रेडी हो जाती हैं। फिर दिग्विजय जी से परमिशन लेने के पास जाती हैं। दिग्विजय जी ने अन्या को कार और ड्राइवर के साथ ले जाने को कहते हैं, इसीलिए वो मना नहीं कर पाती। कार में बैठकर अन्या ड्राइवर को एक लोकल मार्केट में जाने को कहती हैं। ड्राइवर उसकी बात सुनकर बार बार कंफर्म करते हुए कहता है, मैम आर यू श्योर, हमें लोकल मार्केट ही जाना है। अन्या हाँ में सिर हिला देती हैं। ड्राइवर को काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े खानदान की बहू रुद्र राय चौहान जैसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी एक लोकल मार्केट जाना चाहती हैं। ऐसी अमीर औरतें तो हाई क्लास मॉल और डिज़ाइनर शोरूम की जाया करती हैं। ड्राइवर कार मार्केट से कुछ दूरी पर रोकर कहता है, मैम इसके आगे कार नहीं जाएगी, आपको पैदल ही जाना होगा। अन्या हाँ में सिर हिलाकर जाने लगती है तो ड्राइवर साथ आने को कहता है, लेकिन अन्या उसे मना करते हुए उसे वहीं रुकने को कहती है और खुद वहाँ से मार्केट के अंदर चली जाती है। तंग गली होने के कारण मार्केट में काफ़ी भीड़ थी। अन्या को वहाँ आकर कुछ अपने पुराने पल याद आने लगते हैं, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो जल्दी से अपना ज़रूरत का सामान खरीदकर जैसे ही बाहर आती हैं कि तभी अचानक से साइड से आती ऑटो से उससे टकराने वाली होती हैं, पर तभी उसे कोई अपनी तरफ खींच लेता है। अन्या डर से अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ी रहती हैं, पर सामने वाला शख्स अन्या को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अन्या अपनी आंखें धीरे से खोलकर जब उस अपने सामने मुस्कुराते शख्स को देखती है तो हैरान होकर कहती है, आप कौन है वो? जिसे देखकर वो चौंक गई अन्या। ये और कोई नहीं विक्रम मेहता था, जो अन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। अन्या के हैरान चेहरे को देखकर विक्रम अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आपको मैं याद हूँ, ये जानकर मुझे खुशी हुई। विक्रम की बात सुन अन्या उसे अजीब सा लुक देती है तो विक्रम बात बदलते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, वैसे चौहान परिवार की बहू लोकल मार्केट में कुछ ज़्यादा शॉकिंग नहीं है। अन्या उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए कहती हैं, मेरा भी सेम ख्याल है आपके बारे में। मेहता परिवार तो इतना लो नहीं कि उनके बेटे को लोकल मार्केट आना पड़े। इतना बोल अन्या आगे बढ़ जाती है, लेकिन विक्रम को उसकी इस अदा पर मुस्कुरा उठता है। वो भी जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहता है, अच्छा वैसे आपने मेरे बारे में क्या सोचा? उसकी बात सुन अन्या रुक जा कर उसकी तरफ कंफ्यूज होकर कहती हैं, जी। विक्रम अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब हमारी दोस्ती के बारे में मैंने आपसे पूछा था ना। तो अन्या उसकी बात सुन सपट लहजे में कहती है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो फिर? विक्रम मुँह बनाते हुए कहता है, आपने मौका कहाँ दिया एक दूसरे के बारे में जानने का? और वैसे भी मैंने अपना नाम तो बताया ही था। जब ये पता है आपको तो मैं अनजान कैसे हुआ? उसका बचपना देख अन्या को हल्की सी हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहती हैं, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक दोस्ती के लिए। विक्रम उसकी हंसी में खोते हुए कहता है, आपके लिए मैं बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूँ। अन्या उसकी बात सुन हिचकते हुए कहती है, जी क्या कहा आपने? विक्रम अपनी बात पर रियलाइज़ करते हुए बात बदल कर कहता है, वह सब छोड़े, अगर दोस्ती नहीं करनी तो एक कप कॉफ़ी तो आप पी ही सकती हैं मेरे साथ। प्लीज़ अब उसके लिए मना नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विक्रम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अन्या अंत में हार मान गई और कहती हैं, वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम की मासूमियत देखकर उसने सकुचाते हुए हाँ कर दी। विक्रम अपनी हाँ सुन चहकते हुए कहता है, तो चले, पास में ही एक कॉफ़ी शॉप है, हम वहाँ पैदल भी चल सकते हैं। अन्या उसकी खुशी देखकर बस हाँ में सिर हिलाकर चलने लगती है। अन्या तो सामने देख रही थी, लेकिन विक्रम की नज़र बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। वो उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल टीनेज बॉयज़ की तरह अन्या के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वही अन्या बस सामने देखते हुए शांति से चल रही थी। तभी उसकी नज़र कॉर्नर में लगे पानी पूरी के ठेले पर जाती है। उसका दिल वहीं अटक जाता है। बचपन की यादें, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों का अड्डा और साथ ही जब भी वो अपने पापा से रूठती थी तो उसके पापा उसके लिए गोलगप्पे लाते उसे मनाने के लिए। कभी कभी वो खुद घर पर ही बनाया करते थे। ये सब पल याद आते ही अन्या की आंखों में नमी आ जाती है। वो जब यहाँ से आई थी तभी उसकी ज़िंदगी से ये हसीन पल कहीं खो से गए थे। वहीं विक्रम अन्या को यूँ उदास देख उस और देखता है जहाँ अन्या देख रही थी। उसी आज फिर अन्या की आंखों में वही दर्द दिखता है जो उस दिन उसके क्लब में देखा था, लेकिन वजह उसे अब तक समझ नहीं आई थी। वो अन्या को देखकर कहता है, आप चाहो तो हम कॉफ़ी की जगह गोलगप्पे खाकर अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। यह सुनकर अन्या उसकी तरफ देखती है
और वो उसे चलने का इशारा करता है। अन्या अपना सिर हिलाकर थैले की ओर बढ़ जाती है। विक्रम गोलगप्पे वाले भैया को गोलगप्पे बनाने को कहता है। वहीं अन्या विक्रम की तरफ देखकर कहती है, विक्रम। अन्या के मुंह से अपना नाम सुन विक्रम अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। अन्या उसकी बात आगे बढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें पता है गोलगप्पे खाने का एक रूल होता है। विक्रम अन्या की बात सुन कैरलाइज होकर पूछता है, अच्छा वो क्या? अन्या भी एक अब गोलगप्पे देख एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, जो पहले रुकेगा पैसे उसे देने होंगे। विक्रम उसकी बात सुन आश्चर्य से कहता है, मुझे नहीं पता था कि चौहान परिवार की बहू इतनी कंजूस है। अन्या उसको घूरते हुए कहती है, बहाने बनाने की जगह ये क्यों नहीं कहते तुम डर गए?